हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सर अमोल राउत। मैं आपका फिज़िक्स 2 चैप्टर फिज़िक्स का सेकंड पार्ट लेने वाला हूं। और प्रदीप सर आपको पता ही फिज़िक्स के फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज से हम फिज़िक्स का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का लेक्चर 11th स्टैंडर्ड के लिए है। 11th का जो 8 चैप्टर है हमारा साउंड, उससे हम स्टार्ट करेंगे। चलो पढ़ते हैं साउंड के बारे में। क्या होता है साउंड, कैसे प्रोपोगेट करता है, वो हमें स्टडी करना है। लेकिन साउंड कैसे स्टडी करें अभी? साउंड क्या होता है? साउंड इज़ ए एनर्जी, और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें, जब वो ट्रैवल करती है तो वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो साउंड अगर सीखना है तो हमें क्या सीखना होगा? पहले वेव। हमें पता होना चाहिए कि वेव क्या है। तो आते हैं पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, हमारा वेव क्या होता है वो सीखते हैं। वेव वेव क्या होता है? सिंपल एग्जांपल, स्टोन उठा लो, कहीं पॉन्ड होगा, तालाब होगा, उसमें डाल दो, क्या होगा? रिपल क्रिएट होंगे। क्या होंगे? रिपल क्रिएट होंगे। जब ये रिपल क्रिएट होंगे, सपोज पानी में एक स्टोन डाल दिया तो क्या क्रिएट हो रहा है? रिपल क्रिएट हो रहा है। अब ये रिपल क्रिएट होगा, ये रिपल क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब ये रिपल जब ट्रैवल कर रहा है तो क्या हो रहा है? पानी में पानी के पार्टिकल सिर्फ अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ रहे। क्या कर रहे हैं? सिर्फ अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं अपनी जगह पे, इस तरह से। और जो वेव है या जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है स्टोन ने, वो क्या कर रहा है? आगे जा रहा है। तो पार्टिकल अपने जगह पे रहेंगे और जो वेव है वो आगे बढ़ेगा। अब ये जब आगे बढ़ता है तो क्या लेके जाएगा? ये लेके जाएगा अपने साथ एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, ये याद रखना है अपने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब वेव ट्रैवल करता है मीडियम से, तो मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? अप एंड डाउन मोशन करते हैं, सिर्फ अपनी जगह पे वो मोशन करेंगे, अप एंड डाउन या फिर हॉरिजॉन्टल, लेकिन अपनी जगह पे रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जाएंगे। लेकिन वो ट्रांसफर क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल टू दूसरे मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल टू दूसरे पार्टिकल अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। सो व्हाट इज वेव? वेव इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस। वेव इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपल थिंग, ये क्या है? वेव है डिस्टर्बेंस, ये क्या करेगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करेगा मीडियम में, और क्या ट्रांसफर करेगा? एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इजी है। सो वेव डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस में पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं और एनर्जी और मोमेंटम को आगे भेजते रहते हैं। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से हम वेव को दिखाते हैं कि अगर यहाँ पार्टिकल होंगे डिफरेंट तो ये पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और वेव धीरे 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 आगे बढ़ता रहेगा। एक्स डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ेगा, और पार्टिकल का वाइब्रेशन कौन सा होगा? सिर्फ वाई डायरेक्शन में, सिर्फ अप डाउन ये मोशन करते रहेंगे। ये हो गया हमारा वेव के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल है। अब कुछ वेव जो होते हैं उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मीडियम होगा तो ही वो जा सकते हैं। और कुछ जो वेव होते हैं उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट मीडियम भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। वैक्यूम है, कुछ नहीं है, फिर भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसीलिए मीडियम, इस वेव के कुछ टाइप्स है। तो अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव पता चल गया, अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेव पे। टाइप्स ऑफ वेव, पहला टाइप है मैकेनिकल वेव। पहला टाइप कौन सा है? मैकेनिकल वेव।
ये इस तरह का वेव है, और ये जो वेव है इनको ट्रैवल करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसको क्या रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट। सो जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहा जाता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया, वेव क्रिएट ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे बना हुआ वेव, वेव क्रिएट ऑन अ वाटर सरफेस। या जब आप गिटार बजाते हो तो गिटार के स्ट्रिंग पे जो वेव बनता है, दैट इज ऑल्सो मैकेनिकल वेव, दैट इज ऑल्सो मैकेनिकल वेव। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल साउंड, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, तो साउंड ऑल्सो अ मैकेनिकल वेव। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मैकेनिकल वेव के, आप ढूंढ सकते हो, थोड़ा सा ढूंढो तो भी आपको पता चलेगा कि कितने कितने मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव के बारे में पता चल गया। टाइप्स ऑफ वेव में फर्स्ट आया मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। उसके एग्जाम्पल, वेव क्रिएट ऑन अ वाटर सरफेस, गिटार के स्ट्रिंग पे क्रिएट हुआ वेव, या फिर साउंड, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव के। नाउ अब आते हैं हम सेकेंड टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड टाइप क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो टाइप 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसे हम क्या कहेंगे? आपके बुक में नाम लिखा है ईएम वेव। ईएम वेव। अब ईएम वेव क्या होगा? जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इस वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। सो जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वेव ट्रैवल कर रहा है विदाउट मीडियम, ऐसे वेव को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला पॉइंट ये हो गया, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। दूसरा पॉइंट, इसमें दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड की वजह से ये वेव प्रोपोगेट करता है। तो ये वेव में कितने फील्ड होते हैं? दो फील्ड होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपना, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरा होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक दूसरे को क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। ये एक दूसरे को रहेंगे परपेंडिकुलर। ये हमारा वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस है। तो ये एक दूसरे को क्या रहेंगे? फील्ड परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये ट्रैवल करता रहता है। सो ईएम वेव में दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। इस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो, सन और अर्थ दोनों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी सन से लाइट हमारे पास आ रहा है, तो लाइट क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारा? लाइट। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल लाइट। थर्ड जो वेव का टाइप है दैट इज मैटर वेव। थर्ड टाइप है मैटर वेव। ओके, मैटर वेव क्या होता है? मैटर वेव जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग है, मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करने वाला वेव को हम क्या कहते हैं? मैटर वेव। द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके,
wave associated with moving object. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ जो वेव चलता है उस वेव को हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, मैटर वेव। उसे क्या कहते हैं, मैटर वेव। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कैसे जाएगा, इस तरह से। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव क्रिएट करता है दैट इज नोन एज अ मैटर वेव, दैट इज नोन एज अ मैटर वेव। तो ये होता है मैटर वेव, जो ऑब्जेक्ट के साथ या मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, 3 टाइप समझ में आ गए, टाइप्स ऑफ वेव। वंस अगेन रिपीट करते हैं। फर्स्ट मैकेनिकल वेव, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या EM वेव, एंड थर्ड हमारा मैटर वेव। ठीक है, समझ में आ गया। 3 टाइप के वेव। मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, EM वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 2 फील्ड होते, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैटर वेव मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करने वाला वेव को हम कहते हैं मैटर वेव। ठीक है, तीनों वेव समझ में आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो वेव पे ही थोड़ा सा। अब ये 3 वेव हो गए। सपोज वेव एक पॉइंट से स्टार्ट हो गया, तो कुछ वेव होते जो रुकते ही नहीं, जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं रोकता। मीन्स अगर आपने पानी में रिपल क्रिएट कर दिया तो वो पानी में चलता जाएगा, जब तक वो जो एंड होगा वहाँ स्ट्राइक नहीं करेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक ये वेव चलता ही जाएगा। तो ऐसे वेव को कहा जाता है प्रोग्रेसिव वेव। क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव वेव। जो कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं जब तक एक्सटर्नल एजेंसी इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाती रोकने के लिए। मीन्स अगर हमने स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बीच में हमने वेव क्रिएट कर दिया, तो वेव ट्रैवल करेगा लेकिन यहाँ आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, रिजिड सपोर्ट। ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। सो इस केस में ये वेव सिर्फ यहाँ तक जाए, तो ये बाउंडेड वेव है, दूर तक नहीं जा सकता क्योंकि स्ट्रिंग बाउंडेड रहता है। कुछ वेव जो होते हैं, सपोज लाइट वेव हमने सन से आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, अर्थ तक आ रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, कंटिन्यूसली ट्रैवल करता है, तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पता चल गया क्या क्या है। तो ये भी कंसेप्ट हमें याद रखना है, प्रोग्रेसिव वेव। ये तो हो गया वेव के बारे में, जनरल स्टडी हो गया। वेव क्या होता है, वेव के टाइप्स क्या होते हैं। अगर वेव को हमें डिटेल में स्टडी करना है, तो और कुछ फैक्टर हमें स्टडी करने की या उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करने की ज़रूरत है, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। कौन से टर्म यूज़ करते हैं हमें वेव के स्टडी करने के लिए, वो टर्म्स हमें पता होने ज़रूरी है। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं कि कौन से टर्म उसके लिए अप्लाई करेंगे, या कौन से हम टर्म यूज़ करेंगे वेव को स्टडी करने के लिए। टर्म्स यूज़ करते हैं, ईजी है ये भी टॉपिक। सिर्फ ये डेफिनेशन आपको याद रखने हैं, अपने हिसाब से याद रखने हैं। ये अगर आपको टर्म्स आ गए तो आप वेव का स्टडी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए ये टर्म ज़रूरी है। तो पहला जो टर्म है हमारा वो है एम्पलीट्यूड। सुना होगा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड। इसे हम इंडिकेट करते हैं लेटर ए से, या स्मॉल ए से भी इंडिकेट करते हैं, या कैपिटल ए से भी कभी कभी इंडिकेट किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो हमने वेव का स्टडी किया था। सिंपल, ये हमारा सिंपल वेव है, एक वेव मैंने ड्रॉ किया। अब देखो ये है पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन। ये क्या है, पार्टिकल की इनिशियल रेस्ट पोजीशन और मेन पोजीशन। समझ में आ गया, इनिशियल पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन या मेन पोजीशन, जो भी बोलो। अब पार्टिकल यहां से कितने ऊपर जा सकता है, सिर्फ एक सर्टन डिस्टेंस, और नीचे भी कितना जा सकता है, एक सर्टन डिस्टेंस। ठीक है, सो ओ अगर उसका मेन पोजीशन है तो ओ से वो ऊपर ए तक जा सकता है, या ओ से वो नीचे बी तक जा सकता है। सो दिस डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज नोन एज एम्पलीट्यूड।
इज नोन एज अ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जनरल कॉमन डेफिनेशन। ओके, और अपने बुक में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम। किसका पार्टिकल है? मीडियम का पार्टिकल है, जिस मीडियम से वेव ट्रैवल कर रहा है। अगर वेव ट्रैवल कर रहा है एयर से तो ये किसका पार्टिकल होगा? एयर का। अगर वेव ट्रैवल कर रहा है वाटर सरफेस से तो ये किसका पार्टिकल होगा? वाटर सरफेस का। सो व्हेन वेव ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, द पार्टिकल ऑफ मीडियम इज displace maximum distance, that maximum distance is known as a amplitude. So mean position, rest position से कितने ऊपर वो जाता है वेव में या कितने नीचे जाता है, that distance is known as a amplitude. ये distance क्या होगा? amplitude, OAOB. So amplitude maximum displacement of particle from its mean position or maximum displacement of particle of medium in which wave is traveling फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन टू मैक्सिमम पोजीशन, इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझ में आ गया? इजी कंसेप्ट है एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड इजी कंसेप्ट है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, वेवलेंथ। सेकेंड आता है वेवलेंथ। हाँ, एक पॉइंट रह गया, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? डिस्टेंस है, हमने मेजर किया। एम्पलीट्यूड क्या है? डिस्टेंस ए टू ओ टू ए और ओ टू बी। तो इसका ऐसा यूनिट रहेगा एम्पलीट्यूड का, ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? मीटर। तो एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट होगा मीटर। कौन सा यूनिट होगा? मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम, वेवलेंथ। सेकेंड टर्म वेवलेंथ। चलो टर्म ही बता रहा है। वेव लेंथ, वेव का लेंथ मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे हम वेव का लेंथ? तो एक सिंगल वेव मीन्स क्या होता है? इस पोर्शन को हम कहते हैं वेव, इस पोर्शन को हम कहते हैं वेव। अब देखो, अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले ले इस वेव पे, ये एक पॉइंट और यहाँ आगे भी मैं वेव ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ वाला पॉइंट। अब ये पार्टिकल भी सेम पोजीशन पे है, ये पार्टिकल भी सेम पोजीशन पे है, ये भी वेव, इसके ऊपर वाले पार्टिकल, इसके आगे वाले पार्टिकल भी ऊपर जा रहे हैं, इसके आगे वाले पार्टिकल भी ऊपर जा रहे हैं। देखो ये भी जीरो पे है, ये भी मीन पॉइंट पे है, लेकिन इसके आगे वाले पार्टिकल क्या हो रहे हैं? नीचे है, इसके आगे वाले पार्टिकल नीचे है। तो हमें दो ऐसे पार्टिकल चूज करने हैं, हमें दो ऐसे पार्टिकल चूज करने हैं जो कि सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में। मीन्स देखो यहाँ से ऊपर वाला मोशन हो रहा है, यहाँ भी ऊपर वाला मोशन हो रहा है। तो हमने ये एक पार्टिकल चूज किया, ये एक पार्टिकल चूज किया, इसके आगे वाला मोशन अपवर्ड है, इसके भी आगे वाला मोशन अपवर्ड है। ठीक है, तो ऐसे दो पार्टिकल चूज करो जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में। सो इन दो सक्सेसिव पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, जो कि सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। अब देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में नहीं आया तो सपोज हम दो पॉइंट ये ले लेते, एक अपवर्ड पॉइंट, सबसे मैक्सिमम वाला पॉइंट, और यहाँ भी ये सबसे मैक्सिमम वाला पॉइंट, दोनों सेम स्टेट में है, ये भी सबसे ऊपर है, ये भी सबसे ऊपर है। सो ऐसे दो पॉइंट हमने चूज किए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। क्या होता है? वेवलेंथ। या फिर ये दो पॉइंट हमने लिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम इंडिकेट करते हैं लैम्बडा से। किससे इंडिकेट करते हैं? लैम्बडा। डेफिनेशन क्या है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट, दो सक्सेसिव पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। दोनों पार्टिकल ऊपर होने चाहिए, दोनों पार्टिकल नीचे होने चाहिए। ये दो पार्टिकल ले लो, ये दोनों पार्टिकल नीचे, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? लैम्बडा, वेवलेंथ। ठीक है, ये समझ में आ गया। दो पार्टिकल ऐसे चूज करो जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है, जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज अ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ समझ में आ गया। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? ये लेंथ है, ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ
वेवलेंथ क्या होगा, मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, इतना याद रखना है। ये समझ में आ गया वेवलेंथ। अब आते हैं टाइम पीरियड। पीरियड और टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, इसका एक जनरल भी डेफिनेशन है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। मीन्स जनरल डेफिनेशन हमेशा याद रखो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन डैश, ठीक है। ये कॉमन डेफिनेशन है, सबसे कॉमन डेफिनेशन। अब देखो हमारे पार्टिकल क्या कर रहा है, जब वेव क्रिएट होता है तो पार्टिकल क्या करता है, अपनी जगह ऑसिलेशन करता है, अपनी जगह क्या करता है, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन करता है, या क्या करता है, वाइब्रेशन। पार्टिकल क्या करता है, अपनी जगह पे वाइब्रेशन करता है। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अब अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, यही डेफिनेशन यूज होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, वो होगा टाइम पीरियड। अगर ऑसिलेशन हो रहा है, सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज अ टाइम पीरियड। तो ये कॉमन डेफिनेशन है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन। अब इस केस में हम अपने बुक का अगर डेफिनेशन देखें, सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन क्या होगा, वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कौन कर रहा है, वाइब्रेशन कौन कर रहा है, पार्टिकल। किसका पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल। ओके, सो व्हेन पार्टिकल ऑफ मीडियम is oscillating then or vibrating, then time required to complete one vibration is known as a time period. एक वाइब्रेशन के लिए लगने वाला टाइम, मीन्स एक वाइब्रेशन मीन्स मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा और वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, इसे कहेंगे हम एक वाइब्रेशन। तो इस एक वाइब्रेशन के लिए लगने वाले टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। मीन्स अगर वेव के फॉर्म में देखने जाए तो ये वेव यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक एंड होगा। एक ऑसिलेशन में क्या होगा, वेव यहां से यहां तक पहुंचेगा। तो एक वेव के लिए लगने वाला टाइम, एक वेव के लिए लगने वाला टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ये हो गया वेव के फॉर्म में ऑसिलेशन। सो एक वेव को लगने वाला टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड। ये समझ में आ गया, टाइम पीरियड इजी है। नेक्स्ट आते हैं डबल पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट क्या है हमारा, डबल पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, अब डबल पीरियोडिसिटी क्या होगा, ठीक है। चलो, अगर वेव ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, पार्टिकल वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे और एक्स डायरेक्शन में वेव क्रिएट होगा। अब आते हैं हम वेव के बारे में। ये देखो वेव स्टार्ट हो गया, ये हो गया हमारा एक वेव कंप्लीट, एक वेव कंप्लीट। एक वेव जब कंप्लीट हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्बडा वेवलेंथ। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, लैम्बडा वेवलेंथ। कितने टाइम में एक वेव कंप्लीट होता है, एक वेव को कंप्लीट या एक वेव को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। एक वेव को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड। अब लैम्बडा इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद आगे क्या होगा, वेव वापस रिपीट होगा, वेव वापस रिपीट होगा और वापस कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वंस अगेन वो लैम्बडा इतना डिस्टेंस कवर करेगा। कितने टाइम में करेगा, वंस अगेन टी, टाइम पीरियड इतने टाइम में करेगा। अब यहां आने के बाद वापस क्या होगा, वेव रिपीट होगा, वेव क्या होगा, रिपीट होगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वंस अगेन वो लैम्बडा इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेम डिस्टेंस, और यहां टाइम भी कितना लगेगा, सेम टाइम। तो देखो हमारा वेव, एक वेव क्रिएट हो गया, वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, लैम्बडा इतना। वापस उसके बाद दूसरा वेव क्रिएट हो गया, दूसरा वेव भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, लैम्बडा इतना। तीसरा वेव भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, लैम्बडा इतना। तो इक्वल डिस्टेंस के बाद वेव रिपीट हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस के बाद
या इक्वल स्पेस के बाद वेव क्या हो रहा है, इतना स्पेस लेने के बाद वापस वेव रिपीट हो रहा है, वापस वेव रिपीट हो रहा है, मीन्स इसे कहते हैं पीरियोडिक इन अ स्पेस। तो वेव किस में है, वेव पीरियोडिक इन स्पेस, इक्वल स्पेस के बाद रिपीट होना, इक्वल स्पेस के बाद रिपीट होना। आपके लेक्चर जैसे होते हैं 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का एक लेक्चर, उसके बाद दूसरा लेक्चर रिपीट होता है, उसके बाद तीसरा लेक्चर स्कूल में रिपीट होता है, तो उसे हम कहते हैं पीरियड। सो इक्वल टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा है। यहाँ भी देखो वेव, पहला वेव क्रिएट हो रहा है टी इतने टाइम में, दूसरा वेव टी इतने टाइम में, तीसरा वेव टी इतने टाइम में। हर बार जब वेव आगे आगे बढ़ता है तो पहले वेव के लिए टाइम सेम, दूसरे वेव के लिए टाइम सेम, तीसरे वेव के लिए टाइम सेम, तो ये रिपीट हो रहा है इक्वल टाइम के बाद, तो इसे कहेंगे हम पीरियोडिक इन टाइम, पीरियोडिक इन टाइम। सो ये स्पेस में भी पीरियोडिक है, ये टाइम में भी पीरियोडिक है, ये स्पेस में भी पीरियोडिक है, ये टाइम में भी, तो इसके पास डबल पीरियोडिसिटी है। ये इक्वल स्पेस के बाद भी रिपीट करता है और इक्वल टाइम के बाद भी रिपीट करता है, तो इसे कहते हैं डबल पीरियोडिसिटी। रिपीटेशन कब होता है, तो एक तो डिस्टेंस हम लेंगे तो इक्वल डिस्टेंस के बाद, या अगर हम टाइम लेंगे तो इक्वल टाइम के बाद। तो ये अकॉर्डिंग टू टाइम या अकॉर्डिंग टू स्पेस ये क्या करता है, पीरियोडिक है, इसलिए इसे कहा जाता है डबल पीरियोडिसिटी। इसके पास डबल पीरियोडिसिटी, ये समझ में आ गया, डबल पीरियोडिसिटी। अब आते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, इसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को जनरली कुछ जगह पे एन से डिनोट किया जाता है और कुछ फॉर्मूला में एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को एन और एफ ये दोनों टर्म हम यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। अब फ्रीक्वेंसी का भी एक कॉमन डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी का भी कॉमन डेफिनेशन है, दैट इज नंबर ऑफ डैश इन यूनिट टाइम। अब हमारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन, वेव के पार्टिकल क्या कर रहे हैं हमारे, वाइब्रेशन कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितने वाइब्रेशन होते हैं, यूनिट टाइम में कितने वाइब्रेशन होते हैं, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। सपोज आपने एक स्ट्रिंग ले लिया, उसको आपने ऊपर खींचा और छोड़ दिया, अब ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और आप क्लॉक से टाइम मेजर करोगे कि चलो एक सेकंड में कितने बार ये ऊपर नीचे करता है, तो एक सेकंड में कितनी बार ये वाइब्रेट करेगा, वो अगर आपने नंबर गिन लिया देन दैट नंबर इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में वो 5 बार अप एंड डाउन करेगा तो उसे कहेंगे 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। उसे क्या कहेंगे हम, 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और उसके फ्रीक्वेंसी कितने हैं, 5 हर्ट्ज। ऐसा हम बोल सकते हैं, एक एग्जांपल दिया आपको। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम, अब हम वाइब्रेशन का स्टडी कर रहे हैं इसलिए क्या होगा, वाइब्रेशन, ओके, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम इन अ यूनिट टाइम। अगर हम बुक का डेफिनेशन देखें, सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। अब अगर आप मोशन अलग हो रहा है, अगर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम, सेम डेफिनेशन, लेकिन अब टर्म चेंज हो गया। अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो नंबर ऑफ सर्कल इन यूनिट टाइम। ये क्या होगा हमारा फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। तो ये कॉमन डेफिनेशन है, ये कॉमन याद रखो। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ऐसा यूनिट हर्ट्ज, याद रखो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या होता है फ्रीक्वेंसी। चलो नेक्स्ट टर्म पे आप जाते हैं हम, वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा टर्म है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे हम, वेव की वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन वेलोसिटी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी इज नथिंग बट अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर वेव के बारे में सोचो, हमने वेव का डिस्टेंस मेजर किया है, वेव इस तरह से होता है, वेव जब ट्रैवल करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है,
उसे हम क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और एक वेव को जो ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। सो कितना डिस्टेंस कवर किया, लैम्बडा इतना डिस्टेंस, कितने टाइम में, टी इतने टाइम में। पुट करो, अब डिस्टेंस की जगह हमारा फॉर्मूला क्या चेंज होगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ अपॉन टाइम, वेवलेंथ अपॉन टाइम। चलो, वेवलेंथ को इंडिकेट किससे करते हैं हम, लैम्बडा से, और टाइम पीरियड को टी से। सो यहां आएगा हमारा वेवलेंथ अपॉन टाइम, या फिर वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। सो वेवलेंथ के इंडिकेट करते हैं हम लैम्बडा से और टाइम पीरियड को टी से। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज लैम्बडा अपॉन टी। बट वी नो दैट अब फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। सो वेलोसिटी होगा लैम्बडा इंटू एन, और एन लैम्बडा, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से हमने लिखा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, अगर आप दोनों डेफिनेशन का स्टडी करते हो, टाइम पीरियड क्या कहता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। देखो टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है, टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एंड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या कहता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम। ये कहता है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, और ये कहता है यूनिट टाइम में कितने वाइब्रेशन होंगे। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, वेवलेंथ लैम्बडा, टी टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेते तो हमें मिलता है फ्रीक्वेंसी, तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्बडा इंटू एन, या फिर हम लिख सकते हैं लैम्बडा इंटू एफ, क्योंकि हमने यहाँ एफ लिया है, इसको मैंने कहा था आपको पहले ही, एन और एफ दोनों से हम इसको लिख सकते हैं, एन और एफ इस दोनों से हम लिख सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट वाली प्रॉपर्टी, फेज। लास्ट फेज। फेज इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। कौन से स्टेट में है, जब वेव ट्रैवल कर रहा है तो पार्टिकल अपने कौन से स्टेट में है, वो जज करना, वो बताना मीन्स क्या होता है, फेज। अब देखो हम कुछ पार्टिकल चूज करते हैं, सपोज ये पार्टिकल है ए, ये है पार्टिकल बी, ये पार्टिकल सी, ये पार्टिकल है डी, ये पार्टिकल ई, एफ, जी, एच। ओके, ऐसे हमने पार्टिकल लिए, आई। ठीक है, अब देखो हमें लग रहा है कि कुछ पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे है, मीन्स देखो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम हाइट पे है, ये पार्टिकल सेम हाइट पे है, लेकिन ये सेम जगह पे नहीं है, ये अलग अलग जगह पे है। यही डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या लगता है, फेज लगता है। कि अगर मैंने कहा कि मैक्सिमम पे पॉइंट है, क्या कहा, मैक्सिमम पे पॉइंट है, तो आप कौन सा कहोगे, बी कहोगे या एच कहोगे, डिपेंड करता है। अगर मैंने कहा कि मिनिमम पे है तो आप ई कहोगे, या यहाँ भी एक पॉइंट होगा, वो भी आप बता सकते हो। सो इसको डिस्क्राइब करें, कैसे करें कि कौन सा पॉइंट हम चूज कर रहे हैं।
तो उसके लिए हमें फेज लगता है। तो फेज किस पे डिपेंड करता है? फेज 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर इसका होता है डिस्प्लेसमेंट। पहला फैक्टर क्या होता है इसका? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एंड तीसरा फैक्टर होता है हमारा नंबर ऑफ वेव, और वेव नंबर, हम क्या बोलेंगे उसको? वेव नंबर। ये 3 फैक्टर पे फेज डिपेंड करता है। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देखो ये पार्टिकल, अब देखो इसके आगे अगर वेव जाएगा तो वेव का नेक्स्ट वेव कैसा होगा? इस तरह से जाएगा, करेक्ट है? वेव अगर आगे बढ़ गया तो वेव इस तरह से आगे बढ़ता है। सो बी वाला पॉइंट हमारा नीचे आएगा और यहाँ वाला आगे वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से वेव चलता है, करेक्ट है ना? वेव जब आगे आगे बढ़ता रहेगा तो ये कुछ पॉइंट, एक पॉइंट ऊपर जाएगा, मैक्सिमम पे आएगा, ये नीचे आना स्टार्ट करेगा, दूसरा पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आना स्टार्ट होगा, ठीक है? मैक्सिमम के जाने के बाद ये नीचे आना स्टार्ट होगा। तो अब ये पार्टिकल अगर नीचे आना स्टार्ट करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पे है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम पे। लेकिन अब मैक्सिमम रीच करने के बाद ये नीचे आना स्टार्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड है। इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड है। और ये अगर मैं कहूँ कि ये हमारा पहला वेव है तो ये कौन से वेव में है? फर्स्ट नंबर ऑफ वेव में है। ये फर्स्ट नंबर ऑफ वेव में है। तो ये पार्टिकल, मैंने कहा, मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी कि मुझे चाहिए हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट वाला पार्टिकल जो अभी डाउनवर्ड आने वाला है और जो फर्स्ट वेव में है। तो आप इसी पार्टिकल को चूज़ करेंगे, इसी पार्टिकल को चूज़ करेंगे, ठीक है? अब देखो थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए अब हम कुछ दूसरे पॉइंट लेते हैं। सपोज ले लो आप ये पॉइंट, डी वाला पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो डी और एफ। डी और एफ, देखो दोनों पार्टिकल यहां से भी सेम है, यहां से भी सेम डिस्टेंस पे है, दोनों एक ही फर्स्ट नंबर के वेव में है, डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का सेम है। अब स्पेसिफाई कौन करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि देखो यहां के बाद जो वेव होगा इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होगा और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होगा, क्योंकि ये पार्टिकल अब ऊपर जाएगा और ये पार्टिकल अब नीचे जाएगा। इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड होगी और इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, क्योंकि मैक्सिमम पे आ गया ये पार्टिकल, अब वो अपवर्ड स्टार्ट होगा, ये पार्टिकल डाउनवर्ड होगा, तो वेव आगे जाएगी। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन इसका अपवर्ड, इसका नीचे है, तो दोनों पार्टिकल डिफरेंट फेज में है। समझ में आ गया? फेज मीन्स कौन से कंडीशन में या कौन से स्टेट में है, और वो स्टेट हम किससे डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट से, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से और वेव नंबर से। और किससे हम स्पेसिफाई करते हैं उसको? वेव नंबर से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब फेज को दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका है एंगल। फेज को दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? एंगल। जो भी वेव ट्रैवल कर रहा है उसको एंगल से स्पेसिफाई करो। तो आप 0 के बाद हम लेंगे 90, उसके बाद 180, 270, 360। इसी को हम रेडियन में लिखते हैं π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। ये तो आपको पता है, 360 मीन्स 2π। तो जब वेव ट्रैवल करेगा, ओके, जब वेव ट्रैवल करेगा तो हम बोले इस तरह से ट्रैवल करता है। अगर सपोज इस तरह से ट्रैवल करता है, या फिर इजी लेते हैं कि वेव इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। अगर मैंने कहा कि ऐसा पॉइंट दे दो कि जो मैक्सिमम पे है, जो मैक्सिमम पे है, तो आप क्या बताओगे? 90 वाला पॉइंट क्या है? सबसे ऊपर है। π/2 पे जो पॉइंट है वो सबसे ऊपर है। फेज बताना इजी हो गया। हाईएस्ट, अगर मैंने कहा कि 0 पे जो पॉइंट हो, 0 पे जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 पे है, और तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो आप बता सकते हो कि ये 3 पॉइंट है मेरे पास, 0,
पाई और 2 पाई वाले पॉइंट क्या है, मेरे पास 0 वाले हैं। अब इसमें से स्पेसिफिकली कौन सा पॉइंट पूछा है, तो मैंने कहा कि जो अब डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा वो पार्टिकल बताओ, जो डाउनवर्ड, तो ये पार्टिकल होगा डाउनवर्ड मोशन वाला। तो इससे हम फेज बता सकते हैं, तो एंगल से क्या बता सकते हैं हम, फेज इजीली बता सकते हैं। अगर मैंने कहा डाउनवर्ड वाला पार्टिकल कौन सा है, तो आप कहोगे 270 पे जो पार्टिकल है वो डाउनवर्ड है, वो डाउनवर्ड मैक्सिमम, ठीक है। तो फेज क्या होता है, फेज इन तीनों चीज़ों से डिस्क्राइब होता है, और फेज दिखाने का सबसे ईजी पॉइंट क्या है, एंगल। सो अगर आप एंगल से वेव को स्पेसिफाई करोगे तो आप आराम से उस पार्टिकल का स्टडी कर सकते हो। इसके अगर आगे सेकेंड वेव स्टार्ट होगा 2 पाई के आगे, तो एंगल बढ़ता जाएगा, और ओके 2 पाई के आगे क्या होगा, ओके ये हो गया हाफ पाई, 3 पाई/2, देन 2 पाई, देन 5 पाई/2, देन क्या होगा 5 पाई/2, then 3 पाई, next 7 पाई/2 and 4 पाई। तो इस तरह से ये एंगल बढ़ता जाएगा। तो हमें पता जाएगा कि 1 वेव होगा तो 2 पाई तक है, उसके आगे वाला वेव 4 पाई तक थे, वेव नंबर भी हमें पता चल जाएगा कि कहाँ तक हम एंगल ले रहे हैं, तो उससे हम वेव नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते। तो अभी तक के लिए यही याद रखना है, फेज क्या बताता है हमें, फेज बताता है स्टेट, वो पार्टिकल वाइब्रेशन के कौन से स्टेट में है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, लोएस्ट पॉइंट पे है, 0 पे है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ये स्टेट बताने का काम कौन करता है, हमें फेज। और फेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंगल। तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज़ वेव, उसके टाइप्स क्या है, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक में बहुत सारे कंसेप्ट आए, दैट इज़ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, डबल पीरियोडिसिटी, वेलोसिटी एंड फेज, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए इतना हमारा कंसेप्ट काफ़ी है, इसका रिवीजन करो, इसके डेफिनेशन अच्छी तरीके से लिख लो, आप बुक में है, थोड़ा सा उसको पढ़ो, अच्छी तरीके से लिख लो, तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो आगे हमें वेव स्टडी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वेव के 2-3 चैप्टर आपकी बुक में है, लाइट वेव आपको आने वाला है, तो वो दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसका स्टडी अच्छे से करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हम लेक्चर अपना स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।